अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो यह अध्ययन करता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके अनंत मानव आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाए। मुख्य बातें, संसाधन जो है रिसोर्सेज वो सीमित है, आवश्यकताएं असीमित है। चुनाव करना होता है कि किस तरीके से हम लोग को कौन सी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको हमको पहले कंप्लीट करना है। सर्वोत्तम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि उसका उपयोग जो है पूरी तरीके से करें, किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। ठीक है। अ, एडम स्मिथ, वेल्थ डिफिनेशन, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। उन्होंने एडम स्मिथ ने क्या कहा, अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान। इसका फोकस क्या होता है कि उत्पादन करना, व्यापार करना, आय संपत्ति, धन कैसे बढ़े, इस चीज को। फिर मार्शल ने क्या कहा कि वेलफेयर, इसका डिफिनेशन दिया। एडम स्मिथ ने वेल्थ डिफिनेशन दिया, मार्शल ने वेलफेयर डिफिनेशन दिया। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण बढ़ाने वाला विज्ञान है, सिर्फ धन पर नहीं, मानव जीवन पर ध्यान है। रॉबिन्स ने क्या कहा, स्कर्सिटी का डिफिनेशन दिया, अर्थशास्त्र इज इक्वल टू अभाव प्लस चयन का विज्ञान। अनलिमिटेड वांट्स वर्सेस लिमिटेड रिसोर्स इज इक्वल टू चॉइस इकोनॉमी, ऐसा रॉबिन्स ने कहा। ठीक है। सैमुएल्सन, इन्होंने ग्रोथ डिफिनेशन दिया। अर्थशास्त्र क्या है, संसाधनों का कुशल उपयोग, आर्थिक विकास, वर्तमान प्लस भविष्य की आवश्यकताएं, ऐसा सैमुलेशन ने कहा, डिफिनेशन दिया। अर्थशास्त्र का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र को समझने के लिए 3 दृष्टिकोण है। पहले की सिद्धांत बनते हैं, फिर कारण परिणाम संबंध, परीक्षण जैसे टेस्टिंग किया जाता है। जेपी, नेचुरल साइंस नहीं सोशल साइंस है। जेपी जो है उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है वह नेचुरल साइंस नहीं सोशल साइंस है, ये नेचुरली साइंस नहीं, ये समाज का विज्ञान है। ठीक है। यह कला भी इकोनॉमिक एज एन आर्ट, यह कला भी है जैसे कि इकोनॉमिक एज एन आर्ट, क्योंकि यह कैसे करे बताता है, बेरोजगारी कैसे घटाए, महंगाई कैसे नियंत्रित करे, ये सब कुछ बताता है। यह एक सामाजिक विज्ञान है, इकोनॉमिक एज सोशल साइंस, क्योंकि यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये क्या करता है कि जो मानव का जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है, जैसे कि लोग खर्च क्यों करते हैं, बचत क्यों करते हैं, समाज के व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष बदलते रहते हैं कि समाज किस तरीके से व्यवहार करता है, उसके आधार पर इस जो क्वेश्चन है उसका निष्कर्ष बदलते रहता है। अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र बहुत बड़ा है, सरकार के लिए क्या है, सरकार हमेशा बजट बनाते रहता है, महंगाई भी बढ़ते रहता है तो उसको नियंत्रण करना है, फिर बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोग वोट नहीं करते तो बेरोजगारी घटाना, टैक्स पॉलिसी है, सब लोगों से जो जितना कमा रहे हैं उसके हिसाब से टैक्स, कोई 10 लाख के अंडर कमा रहे हैं तो उसका अलग टैक्स क्राइटेरिया है, फिर 30 लाख के ऊपर जो कमा रहे हैं उसका अलग टैक्स क्राइटेरिया है, तो सबके लिए अलग अलग है। व्यवसाय के लिए उत्पादन का स्तर क्या है, लागत पे नियंत्रण करना है, लाभ को बढ़ाना है, जैसे जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनको क्या करना है कि व्यवसाय को बढ़ाना है, उनके लिए समाज के लिए गरीबी हटाने की नीति लाना है, उसके लिए समाज में सब लोग सुरक्षित रहें उसके लिए भी, फिर विकास का कार्यक्रम। व्यापक अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यह छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है, जैसे उपभोक्ता, निर्माता, एक बाजार, कंज्यूमर, जैसे एक छोटे से एक घर के बारे में होता है तो माइक्रो एंड मैक्रो। तो माइक्रो एक छोटे अर्थव्यवस्था के बारे में होता है, उसको माइक्रो बोलते हैं, जैसे उपभोक्ता, निर्माता, एक बाजार, मांग और आपूर्ति, मूल्य निर्धारण करना, लागत, उत्पादन, बाजार के प्रकार, ये सारी चीज़ें जो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। एक छोटे स्तर की बात की जाती है, मैक्रो जैसे कि एक दुनिया के लेवल पे बात की जाती है, राष्ट्रीय आय के बारे में बात की जाती है, जैसे खुद की बेरोजगारी के बारे में बात की जाती है तो माइक्रो के अंदर आता है, जैसे पूरे देश की, पूरे बिहार राज्य की बात की जाती है तो वो एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। मैक्रो यानी कि होल इकोनॉमी और माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब माइक्रो यानी कि एक पर्सनल लेवल पे एक छोटे यूनिट पे, और मैक्रो यानी कि होल इकोनॉमी। मानव आवश्यकताएं, ह्यूमन वांट्स, मानव आवश्यकताएं कभी खत्म नहीं होती, 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक आवश्यकताएं, बेसिक नीड, भोजन, वस्त्र, आवास। द्वितीयक आवश्यकताएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, विलासिता आवश्यकताएं, महंगी चीजें, कार, एयर कंडीशनर इत्यादि। विशेषताएं, असीमित, अनलिमिटेड, बदलती रहती है, चेंजिंग, आदत बन जाती है, हैबिचुअल। संसाधन, संसाधन जो उपयोगी हो लेकिन सीमित हो। प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि लैंड, जमीन, खनिज, जल, जंगल। मानव संसाधन, श्रमिक, कर्मचारी, पूंजी संसाधन, मशीनें, उपकरण, धन। समस्या सीमित है, इसलिए उपयोग का चुनाव जरूरी है, उपयोग का चुनाव जरूरी है। चयन क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, चयन के कारण। संसाधन सीमित है, इच्छाएं अनंत है, प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। उदाहरण, 100 रुपए में किताब खरीदे या खाना खाए, यही इकोनॉमिक्स का कोर है। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यह एक विकल्प विकल्प चुनने के कारण दूसरा विकल्प छोड़ना पड़े, जिस विकल्प को छोड़ा गया उसे अवसर लागत कहते हैं। आपने 2 घंटे पढ़ाई में लगाया, अवसर लागत तो वह काम जो आप इन 2 घंटों में कर सकते थे। उत्पादन संभावना वक्र,
पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यह दर्शाता है कि सीमित संसाधनों से दो वस्तु का अधिकतम उत्पादन कैसे हो सकता है। मुख्य बातें, संसाधन सीमित है, तकनीक स्थिर है, एक वस्तु बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। पीपीसी बाहर की ओर झुका होता है। पीपीसी बढ़े तो मतलब तकनीक बढ़ी है, संसाधन बढ़े, विकास हुआ है। आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आय उत्पन्न करे, उदाहरण जैसे काम करना, व्यापार करना, उत्पादन। गैर आर्थिक गतिविधि, आय नहीं है तो सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत कार्य, उदाहरण के लिए माँ का घर का काम, मंदिर जाना, किसी की मदद करना, ये सब गैर आर्थिक गतिविधि है। जैसे इससे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ आपको इकोनॉमिक्स फायदा नहीं होगा। आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती है? अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य प्रश्न होते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, किस वस्तु को कितना किया जाए। तो ये डिमांड और सप्लाई के कर पे बताओ कि कितना डिमांड है, कितना सप्लाई करना चाहिए, कैसे उत्पादन किया जाए, श्रम के द्वारा, लोगों के द्वारा करवाया जाए या फिर मशीन के द्वारा कराया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसके लिए, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर चैप्टर 2 को समझते हैं। चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया जो भी था। इसका अध्याय का मूल्य विषय क्या है? अर्थव्यवस्था को चलाने का तरीका क्या है? फैसले कौन लेता है? संसाधनों का उपयोग कैसे होता है? इन सभी का अर्थ आर्थिक प्रणाली में होता है। हर देश अपनी आवश्यकताओं, संसाधन और विचारधारा के आधार पर एक आर्थिक प्रणाली अपनाता है। आर्थिक प्रणाली का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कि हम लोग संसाधन का उपयोग कैसे करते हो, उत्पादन क्या होता है, कैसे होगा, किसके लिए होगा, सभी प्रश्नों का हल निकल जाता है। सरल शब्दों में, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी यह आर्थिक प्रणाली तय करती है। आर्थिक प्रणाली के मुख्य कार्य कौन-कौन से हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कौन-सी वस्तु बनेगी, खाने की, मशीनें, दवा, मोबाइल, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे सबको पता था कि कोरोना में जो चीज़ें हैं वो दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, तो वो ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा था उस टाइम। कैसे उत्पादन किया जाए, मैन पावर, लेबर से, मशीन से, ठीक है ना? कितना उत्पादन किया जाए, कमी ना हो, बर्बादी ना हो, ठीक है ना? ताकि मतलब बर्बाद ना हो जाए, जैसे कि ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो फिर कमी भी ना हो, तो उसके डिमांड को, सप्लाई को देखते हुए उत्पादन किया जाता है। इसके लिए उत्पादन किया जाए कि अमीर है, जैसे कि कोई बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा उत्पादन नहीं, क्योंकि कुछ अमीर ही खरीदेंगे ना वो। जैसे आईफ़ोन है तो उसका ढेर सारा उत्पादन तो नहीं किया जाएगा, कम ही किया जाएगा, क्योंकि पता है कि वो सिर्फ़ अमीर लोग ही खरीदेंगे और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक में खरीदा जाएगा। वही जैसे कि चावल, दाल ये सब होता है तो ये अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि ये सबको चाहिए और अधिक चाहिए इसलिए, ठीक है ना? तो ये सब डिसाइड करता है। संसाधनों का उपयोग कैसे होगा, भूमि, पूँजी, मज़दूर को बाँट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ों का ये सब होता है। आर्थिक प्रणालियों, ये सब हमको पता है कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसे जैसे कि पूँजीवादी, इसे मुक्त फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है ना? क्यों कहा जाता है ये आगे समझेंगे। जैसे कि यूएसए, यूके, जापान निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, भूमि, फैक्ट्री, मशीन सब निजी हाथों में होते हैं, सरकार कुछ भी नहीं करती। इसका जो मेन प्रॉफिट होता है लाभ कमाना। उद्योगपति का मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। बाजार पर आधारित होता है, मूल्य पूरी तरह माँग एंड आपूर्ति। जो भी होता है डिमांड और सप्लाई पे होता है, बट कई कंपनियां एक ही उत्पाद बनाती हैं बेहतर गुणवत्ता, जैसे कि पेप्सी, कोको कोला, मोबाइल्स की कितनी सारी कंपनी अमेरिका में। उपभोक्ता सर्वोपरि, जैसे कि जो खरीदने वाला होता है वही सर्वोपरि होता है, जो लेगा बेटर करेगा वही ना। उपभोक्ता तय कर देता है कि क्या बिकेगा, क्या पसंद है लोगों को, ठीक है ना। सरकार बहुत ही सीमित, सरकार केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखती है और ये सब कुछ काम नहीं करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ क्या है कि उत्पादों की जो अधिक विविधता होती है, गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा होता है, इनोवेशन अलग अलग निकल के आता है। पता है एक ही मोबाइल की दो 10 कंपनियां हैं तो पता है ना कि उसका भी वही फीचर है, इसका भी वही फीचर है, तो कोई वो कुछ अपने में अलग करेगी तभी तो लोग उसका खरीदेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि नए-नए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन आते रहता है, नवाचार आते रहता है, आर्थिक विकास तेज़ी से होते रहता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नुकसान क्या-क्या होता है कि एक अमीर और गरीब की जो होती है वो बहुत ही बड़ी खाई निकल के आ जाती है। एकाधिकार हो जाता है, मोनोपोली की सिर्फ प्राइवेट कंपनियाँ ही जो वही कर सकती है। सामाजिक सुरक्षा कम हो जाती है और बेरोज़गारी बढ़ सकती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यह योजना आधारित अर्थव्यवस्था होती है, प्लान्ड इकोनॉमी जिसको हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए सोवियत संघ पूर्व, ठीक है, चीन पहले, क्यूबा, ये सब, ठीक है ना? चीन पहले था, अब नहीं है शायद, या फिर चीन पहले लिखा हुआ है तो इसलिए। मुख्य विशेषताएँ जैसे कि सरकारी स्वामित्व होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है, पूरी तरह से बड़ी फैक्ट्रियाँ, खनिज, रेल, बैंक सब सरकार के नियंत्रण में होता है। समानता पर जोर दिया जाता है, सबको समान अवसर, समान मज़दूरी दी जाती है। केंद्रीय योजना, सेंट्रल प्लानिंग होता है, 5 ईयर प्लान के आधार पर उत्पादन होता है। लाभ की जगह सामाजिक कल्याण होता है, ठीक है? इसका लक्ष्य क्या होता है? समाज का कल्याण, ना कि लाभ। कीमतें सरकार तय करती हैं, ठीक है ना? माँग आपूर्ति की भूमिका कम है, ठीक है? समाजवादी व्यवस्था के लाभ क्या है कि आय और संपत्ति में कम अंतर होता है, बेरोज़गारी कम होती है, गरीब वर्ग को सुरक्षा मिलती है और कीमतें स्थिर रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई अलग-अलग कंपनियाँ नहीं है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नहीं आ पाता है ना, प्रतिस्पर्धा भी नहीं, क्योंकि सरकार अकेले वही कर रही है। अलग-अलग कंपनियाँ नहीं है तो कॉम्पिटिशन नहीं है, भ्रष्टाचार की संभावना हो सकती है। सरकार अकेले अकेले सब कुछ कर रही है तो वो भ्रष्टाचार कर सकती है। उत्पादन को लचीलापन नहीं होता, सिर्फ़ एक ही कर ही रही है, तो लचीलापन कहाँ? सरकार पे बोझ
यूज़ ज़्यादा होता है, सरकारी सारा काम सरकारी कर रही है, कोई प्राइवेट चीज़ कर ही नहीं रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, यह आज सबसे अधिक देश यही अपनाते हैं, जैसे कि भारत, फ्रांस, जर्मनी, ये सब जो है वही अपनाते हैं। भारत से फेमस है। निजी सरकारी प्लस दोनों का योगदान होता है, प्राइवेट उद्योग प्लस गवर्नमेंट इंडस्ट्री साथ में काम होते हैं, संतुलन। ना पूरी आज़ादी ना पूरा नियंत्रण, सामाजिक न्याय प्लस आर्थिक विकास दोनों लक्ष्य होता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सरकार का रेलवे, रक्षा, बिजली ये सब, और निजी क्षेत्रों को जैसे कि मोबाइल, कपड़ा, शिक्षा, कार कंपनियां इत्यादि। मिश्रित अर्थव्यवस्था के लाभ क्या होते हैं कि विकास तेज होता है, समाज में समानता होती है, प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है, सामाजिक सुरक्षा भी रहती है, निजी क्षेत्र में नवाचार भी होते रहता है, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था के नुकसान क्या होता है कि सरकार निजी संघर्ष, लाइसेंस राज, लालाफित लाल फीतशाही होते हैं, भ्रष्टाचार, नीतिगत देरी हो जाता है कानून बनने में। भारतीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कब आया था, 1956 से आधिकारिक रूप से निजी प्लस सरकारी दोनों है। अब 1991 के उदारीकरण निधिकरण, निजी क्षेत्र का योगदान बहुत बड़ा है, जिस पहले निजी नहीं था, ज्यादातर प्राइवेट ही सरकारी ही था, तो 91 के बाद ये सब हुआ है। तुलना हम लोग करेंगे तो देखिए, विशेषता या पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित, स्वामित्व होता है, निजी होता है, इसमें सरकारी होता है, इसमें दोनों। मूल्य क्या होता है, बाजार कहते हैं वो सरकार कहती है। लक्ष्य क्या होता है, लाभ, इसमें कल्याण और उसमें संतुलन, ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिक, समाजवादी में होता ही नहीं है, इसमें सीमित होता है, ठीक है। नवाचार में क्या होता है कि उच्च होता है, ठीक है, इसमें कम होता है, इसमें मध्यम होता है। असमानता अधिक होती है, कम होता है, मध्यम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आर्थिक प्रणाली चुनने के कारण क्या है, देश अपनी नीति, संसाधन, जनसंख्या, संस्कृति, राजनीति ये सब के हिसाब से आर्थिक व्यवस्था तय करती है, ठीक है। अब हम लोग का ये खत्म हो गया। अब हम लोग जल्दी-जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, तो साथ में क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, आपको आंसर आता होगा तो बताइएगा, नहीं तो आंसर के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? अर्थशास्त्र किसका? तो सीमित संसाधन का, मानव आवश्यकताओं का और अभाव में चुनाव, सभी का डी आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था अभाव का विज्ञान किसने कहा? अर्थशास्त्र जो है अभाव का विज्ञान है। ये किसने कहा था? तो रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है? अभाव का विज्ञान है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया था? तो उन्होंने कहा था कि धन का विज्ञान को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। मार्शल ने किसको महत्व दिया था? मार्शल जो है किसको, कल्याण को उन्होंने महत्व दिया था। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये सामाजिक विज्ञान है। अवसर लागत अपॉर्चुनिटी किस्ट क्या है? त्यागा गया जो विकल्प होता है वो ऑर्थर कोस्ट होता है। पीपीसी वक्र कैसा होता है? तो ये वक्राकार होता है। पीपीसी बाहर की ओर झुका हुआ क्यों होता है? तो देखिए, लागत लागत जो होती है ना, बढ़ती दर से बढ़ती है, इसलिए। नीचे में कौन आर्थिक मतलब नीचे में से कौन आर्थिक गतिविधि है? जैसे कि खाना खाना, तो वो तो उससे कोई है नहीं। नौकरी करना है ना, पूजा करना, सोना, इससे तो कुछ नहीं होता है। नौकरी करना किसके लिए उत्पादन किया जाए या किसी समस्या का हल है? तो केंद्रीय समस्या है, ठीक है ना। मांग किसका अध्ययन है? मांग जो है किसका, तो उपभोक्ता ही ना बताएगा मांग किसका अध्ययन है। संसाधन कैसे होता है? जैसे संसाधन कैसे होता है, तो सीमित सीमित कैसे होता है? सीमित ही ना, असीमित समय के अनुसार थोड़ी ना। मानव आवश्यकताएं कैसे होती है? असीमित। उनकी आवश्यकताएं कभी खत्म होती है नहीं, बढ़ती ही जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती है। अर्थशास्त्र एक कला क्यों है? क्योंकि ये उपयोग सिखाता है। क्या सिखाता है हम लोग को? उपयोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे संबंधित है? तो माइक्रो में व्यक्तिगत आय से, और मैक्रो जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो अभाव है। अवसर लागत किसकी होती है? त्याग की। अवसर जैसे कि 2 आप काम करते हैं, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के चलते टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो जो आप टाइम वेस्ट किए पढ़ाई की जगह पे, तो वो अवसर लागत हो गया। वहीं आप पढ़ाई किए, वहाँ पे आपको कहीं एक्टिविटी में जाना था, तो वहाँ नहीं गए, तो वो जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं ना, जिस काम को करने के लिए, तो जिस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो अवसर लागत होता है, ठीक है? किसका कौन-सा संसाधन मानव निर्मित है? जो संसाधन है मानव, मशीन है, भूमि, पानी ये सब तो नहीं है ना? व्यवहार किसका मुख्य भाग है? व्यवहार जो होता है वो सामाजिक विज्ञान। व्यवहार किसका मुख्य भाग है? तो सामाजिक विज्ञान का। उत्पादन संभावना वक्र किसे दर्शाता है? तो संसाधन का पूर्ण उपयोग। पीपीसी के अंदर की ओर हो जाए तो इसका क्या मतलब है? जब पीपीसी अंदर की ओर हो जाए तो इसका मतलब है कि आर्थिक रूप में गिरावट हो गई। लागत बढ़ती दर से बढ़ाने का नियम किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो पीपीसी से। उपभोक्ता किस शाखा में आता है? उपभोक्ता जो होता है वो किस शाखा में आता है? माइक्रो, ठीक है। राष्ट्रीय आय किस शाखा में है? राष्ट्रीय आय किस शाखा में है? तो मैक्रो। कार्यपालिका किस गतिविधि में आती है? जो कार्यपालिका है वो किस, तो आर्थिक कार्यपालिका, तो उसको कुछ नहीं हो ना। अर्थशास्त्र में मुख्य साधन क्या है? तो सबको पता है संसाधन। पीपीसी किसके बीच जो संबंध है वो, तो 2 वस्तुओं का उत्पादन करती है। स्कैरसिटी का क्या मतलब है? कि ये जो होती है उपलब्धता कम है। संसाधन का सर्वोत्तम क्या होता है? तो ये अर्थशास्त्र। उपयोग किसका लक्ष्य है? तो अर्थशास्त्र का, ठीक है। चैप्टर 2 का एमसीक्यू को पढ़ते हैं जल्दी-जल्दी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व किसका होता है? तो सबको पता है कि निजी व्यक्ति का होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो सामाजिक कल्याण। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या होता है? निजी और सरकारी दोनों। भारत किस प्रकार की है? तो मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? तो उपभोक्ता सर्वोपरि। समाज समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो सरकार। लाभ प्रेरणा किस प्रणाली की विशेषता है? तो लाभ प्रणाली जो है
प्रतिस्पर्धा गुण किसका गुण है? पूंजीवादी। एकाधिकार की संभावना कहाँ अधिक होती है? पूंजीवादी। समानता कहाँ अधिक मिलती है? समाजवादी। भारत में आर्थिक योजनाएं किस रूप से लागू होती है? सरकार प्लस निजी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कैसी होती है? कम। नवाचार में सबसे ज्यादा अधिक फायदा कहाँ होता है? पूंजीवादी का। कीमती बाजार पर आधारित होती है पूंजीवादी। पंचवर्षीय योजना की पहचान क्या होती है? समाजवाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य क्या होता है? संतुलन। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कब अपनाई थी? 1956। निजी क्षेत्र कहाँ अधिक विकसित होता है? पूंजीवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था की समस्याएं कौन सी है? तो बेरोजगारी और उत्पादन की देरी। तीनों आर्थिक समस्याएं व्यवस्थाओं में भारत का स्थान कहाँ से है? तो मिश्रित।